नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला पर। और आज ज्योग्राफी की 8वीं क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं माउंटेन रेंजेस के बारे में, जो कल इंट्रोड्यूस करके छूट गई थी। मतलब कि हम लोगों ने कल ट्रांस हिमालय के बारे में बात की थी। आज बात करेंगे ग्रेट हिमालयाज़ के बारे में और लेसर हिमालयाज़ के बारे में। ठीक है। अगर आप पहले दिन इस क्लास में हैं तो आप पुरानी वीडियोस को देख करके तब यहाँ से पढ़ें ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। और अगर आप रेगुलर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर ये बताएं कि क्लासेस समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आपको कोई और इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो तो बता दें, अथवा अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे दिया करें ना, कैसा लग रहा है। हम लोग का ये एफर्ट आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? ग्रेटर हिमालयाज से। मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कहाँ से। हम लोगों ने बात किया था कि हिमालय जो है वो एक तो ट्रांस हिमालय, जिसके बारे में कल वाली क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी। उसके बाद एक आपका महान हिमालय, जिसे आप ग्रेटर हिमालय कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। और फिर जो है आपका एक लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय। और फिर जो है एक हिमालय है जिसको क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय। तो कल इन बातों पर चर्चा हमारी आपकी हुई थी। 2400 किलोमीटर फैली हुई यह रेंज जो है पश्चिम में ज़्यादा चौड़ी है और पूरब में अगर देखा जाए तो लगभग 150 किलोमीटर तक विस्तृत है। और यहाँ पर लगभग 400 किलोमीटर तक विस्तृत है। कल इसके बारे में ये बातें हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज से शुरुआत करते हैं किसके बारे में? हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बारे में, जिसे आप हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेटर हिमालय है, जिसे इनर हिमालय भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेटर हिमालय का ही नाम क्या है? इनर हिमालय। या इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रल हिमालय। और या इसी को क्या बोलते हैं? हिमाद्री। ये तीनों नाम जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो महान हिमालय है उसी को आप इनर हिमालय, उसी को सेंट्रल हिमालय या उसी को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए या कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो कल मैंने आपको बताया था कि नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा तक ये कंप्लीट जो है 2400 किलोमीटर, ये 2500 को आप 2400 बना लें, 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई अगर देखी जाए तो पश्चिम में लगभग 160 से 400 किलोमीटर के बीच है। और जबकि अगर पूरब में देखी जाए तो ये लगभग 150 किलोमीटर के बीच में आती है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है? समुद्र तल से 6000 मीटर मानी जाती है। मतलब एक एवरेज हाइट जो है वो हिमाद्री की कितनी मानी जाती है? 6000 मीटर मानी जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेटर हिमालय की, मतलब इस वाले पार्ट की। कल याद करिए, कल वाली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? काराकोरम रेंज पढ़ा था, लद्दाख पढ़ा था, जास्कर पढ़ा था और कैलाश रेंज पढ़ा था ना। ये सब बातें कल हम लोगों ने कर ली थी। हिंदकुश भी पढ़ा था, कुल्लुंगशांग भी पढ़ा था, पामीर के पठार भी हम लोगों ने देखे थे ना। तिब्बतन हिमालय किसे कहते हैं वो भी पढ़ा था। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? इस वाले पार्ट के बारे में, मतलब कि ग्रेटर हिमालय के बारे में। और ग्रेटर हिमालय का एक्सटेंशन देख रहे हैं आप, ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट है। और वेस्ट में यहाँ पर नंगा पर्वत है। ठीक है, और यहाँ पर नामचा बारवा है, नामचा बारवा है। और यहीं से ये सेलेस्टिकल बेंड यहाँ से लेता है और यहीं से एक बेंड यहाँ होता है। ठीक है, तो जो इसका विस्तार है वो 2400 किलोमीटर तक है, पश्चिम से पूर्व तक। अगर पर्वत पूछे तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा तक ये विस्तृत है। ये जो पर्वत श्रृंखला है ना, इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कुछ चोटियों के नाम अगर रखे जाएँ तो उत्तराखंड में अगर हम जाएँ तो कामेत पर्वत, ठीक है, नंदा देवी पर्वत, ठीक है, उत्तराखंड में ही है। नेपाल में देखा जाए अन्नपूर्णा पर्वत, ठीक है, या धौलागिरी या माउंट एवरेस्ट। और अगर सिक्किम में देखा जाए तो कंचनजंगा। मतलब ये कुछ पीक्स के नाम हैं जो पाए कहाँ जाते हैं, वो हिमाद्री में पाए जाते हैं, ग्रेटर हिमालय में पाए जाते हैं, या आप कहिए महान हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे उत्तराखंड रीजन में कुछ चोटियाँ हैं जैसे नंदा देवी और कामेत है। नेपाल में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है, प्रमुख चोटियों में है माउंट एवरेस्ट। और सिक्किम में जो है कंचनजंगा। तो अगर इस लाइन को पढ़िए तो इस पर्वत श्रृंखला में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं ना। माउंट एवरेस्ट, जिसे आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं, वो किस पर्वत श्रृंखला में है? तो वो माउंटेन रेंज किस में है? वो हिमाद्री में ही है, या मैं कहूँ ग्रेटर हिमालय में है ना। ये फैक्ट आप लिख भी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये कुछ पीक्स हैं जिन्हें आपको ना रटना ही है, जिन्हें आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब सबके सब तुरंत में याद करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ एक चीज़ों के बारे में अगर हम लोग देखें तो जैसे K2, आप इससे फैमिलियर होंगे। ठीक है, K2 एक पीक है। ऐसे ही आप जो है कुछ और चीज़ों से परिचित होंगे, जैसे कामेत अभी आपने पढ़ा, नंदा देवी आपने पढ़ा, माउंट कैलाश, कल कैलाश पर्वत के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, कैलाश रेंज पर माउंट कैलाश सबसे ऊंचा पर्वत था।
ऐसे ही कुछ और चीज़ें जैसे नंगा पर्वत, लोकेशन परेशान मत होइए, लोकेशन हम आपको आगे चल के रटवा देंगे जहाँ पे ज़रूरी है। अभी बस ये है कुछ पर्वतों के नाम आप फैमिलियर हो जाइए, ठीक है, इस बात के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आपने नंगा पर्वत पढ़ लिया, ऐसे ही अगर आप देखें तो गशेर ब्रह्म, ठीक है, ऐसे ही पर्वत में देखें तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू और मनसालू, ठीक है, ये पर्वत भी हैं। फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट ना, ये कंप्लीट जो है नेपाल की पर्वत श्रेणियां हैं। अभी लोकेशन में बहुत परेशान मत होइए, कुछ नाम को पढ़िए। जैसे मैंने कहा कि आपने कामेत पढ़ लिया उत्तराखंड में, नंदा देवी पढ़ लिया उत्तराखंड में, जैसे आपने नंगा पर्वत पढ़ लिया, ठीक है, जैसे आपने गसेर ब्रह्म पढ़ लिया, ठीक है, ऐसे ही आपने धौलागिरी पढ़ा, अन्नपूर्णा पढ़ा, मकालू पढ़ा, मनसालू पढ़ा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पढ़ा। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे ही दिमाग में रखिए कि हाँ ये सब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नेपाल में पर्वत श्रेणियाँ थी। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम लोग नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं, ठीक है। नामचा बारवा के साथ ही साथ अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 4 ऐसी फैली हुई जो वेस्ट से ईस्ट होंगी, दाफला, अबोर, मिरी, मिसमी ना, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी होगी, प्लीज़, दाफला, मिरी, फिर अबोर, फिर मिसमी। डीएम एएम के नाम से आप जानते हैं ये चारों वो हिल्स हैं, कहाँ पे फैली हुई हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में। आगे चल करके इन पर भी बात होगी। तो कुछ आपने जो है पर्वत श्रेणियों को पढ़ा है, इन्हें थोड़ा सा बार बार रिवाइज करेंगे ना। जैसे ये कंचनजंगा सिक्किम वाला, आप इसको भी थोड़ा सा देख के रखें। तो मकालू हो गया, मनसालू हो गया, एवरेस्ट हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, ये सब नेपाल में पाई जा रही। कामेत हो गई, नंदा देवी हो गई, ये दोनों उत्तराखंड में पाई जा रही, ठीक है। नंगा पर्वत आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक फैला हुआ है। तो इस तरीके से थोड़ी सी जान पहचान आपको यहाँ से करनी थी, ठीक है। हिमाद्री अचानक से 2 मोड़ों पर समाप्त हो जाती है। मैंने आपको बताया कि हिमाद्री ऐसे फैल करके यहाँ से एक मोड़ और यहाँ से एक मोड़, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, इसको नॉर्थ वेस्ट बेंड कहते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट का बेंड कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर देखेंगे तो लद्दाख वाले रीजन में आपको मिलेगा। ये कुछ ऐसा ही है कि यहाँ से देखेंगे ये बेंड है और यहाँ से भी देखेंगे तो एक बेंड है। यहाँ पे सिंधु नदी का संबंध इससे है, इंडस रिवर से, और यहाँ पर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से जो है वो दिहांग और दिबांग के नाम से ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो एंटर करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर कहा जाए कि हिमालय जो मतलब ग्रेटर हिमालय है वो उसकी चट्टानें कैसी हैं, तो आप बोलेंगे ये ग्रेनाइट और जो है नीस से बनी हुई है, ग्रेनाइट और नीस से बनी हुई है। इनके ऊपर अगर देखा जाए तो चूना पत्थर जो है वो इन पर विस्तृत है, मतलब चूना पत्थर जो है पाया जाता है। अगर कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि जो हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, ये कंपोजिशन में जो है ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है, और यहाँ पर जो स्टोन है, मतलब कौन से स्टोन, लाइम स्टोन भी पाए जाते हैं, तो बिल्कुल जो है आप यहाँ पे सहमति जताएंगे कि बिल्कुल ये ग्रेनाइट और नीस से बने हुए हैं, और यहाँ पर चूना पत्थर मतलब कि लाइम स्टोन भी पाया जाता है, ठीक है। तो संरचना में आपने इतनी बात जान ली। ये कुछ संरचना अगर उसको आप बहुत गौर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर इसके वलय के बारे में बात किया जाए तो हमने आपको कल एक बता ही दिया था, ठीक है, कि 2 जगह से जो है ये क्या कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं, ठीक है। और अगर एक चीज़ और देखी जाए तो कल पढ़ते समय, कल वाली क्लास में क्या बताया था, एक सिमेट्रिकल था, एक असिमेट्रिकल था, ठीक है। तो सिमेट्रिकल में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, लेकिन असिमेट्रिकल में क्या होता है, एक तरफ तीव्र ढाल होती है और एक तरफ जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल जो स्लोप होती है। तो ऐसा ही कुछ आकार है किसका, हिमालय का, मतलब कि एक तरफ तो तीव्र ढाल है और एक तरफ जो है ढलान उसकी नॉर्मल है। तो ये वाला तिब्बत वाला रीजन है जिस तरफ नॉर्मल ढलान है, और इधर जो भारत की तरफ है, मतलब कि हिमालय का जो दक्षिणी ढलान है, साउथ वाला है, वो कठोर है, मतलब कि तीव्र ढाल है। और तिब्बत वाला जो उत्तरी ढलान है, मतलब ऐसे मान के चलो ये आपका ग्रेटर हिमालय है, तो ग्रेटर हिमालय का ये वाला पोर्शन साउथ हुआ, ये वाला पोर्शन नॉर्थ हुआ। तो इधर ढाल बहुत तीव्र है, मतलब इधर से चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन तिब्बत वाले रीजन से आराम से चढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यही बात आपको जो है इसके वलयन के बारे में है, मतलब ये किस तरीके से जो है फोल्ड हुआ है, तो ये असिमेट्रिक फोल्ड हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। असिमेट्रिक का मतलब क्या है, मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक अगर सिमेट्रिक है, इसका मतलब है जितनी ढलान इधर है वैसी ही ढलान इधर भी होगी, लगभग बराबर। असिमेट्रिक फोल्ड का मतलब क्या है, एक तरफ तो ऊंचाई ज़्यादा होगी और दूसरी तरफ जो है वो ढाल बहुत नॉर्मल होगी।
अग्री। तो यही कुछ ऐसा हिमालय का जो फॉर्मेशन है, वलय कुछ ऐसा है। दक्षिण की तरफ इसकी ढलान बहुत तीव्र है, जबकि उत्तर की तरफ इसकी ढलान उतनी तीव्र नहीं है। ठीक है। काराकोरम रेंज एंड द ग्रेटर हिमालयाज boast of tallest peak of the world, most of which remain under perpetual snow। ऐसा कह रहे हैं कि काराकोरम रेंज और महान हिमालय में ना दुनिया की जो ऊंची चोटियां हैं, काराकोरम रेंज मतलब हम ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। अगर हम महान हिमालय की बात करें तो यहाँ पर जितनी भी ऊंची चोटियां हैं ये ज़्यादातर किससे जमी होती हैं? बर्फ़ से जमी होती हैं। रीज़न है टेम्परेचर वहाँ का बहुत कम है, तो वहाँ पे जो है ग्लेशियर्स बन जाते हैं, इसलिए उसकी जो अधिकतम चोटियाँ हैं वो ऐसी कुछ आपको दिखेंगी, स्नो कवर्ड दिखेंगी। ठीक है। और यही स्नो बाद में मेल्ट होकर के नदियों में पानी के रूप में आती है। ठीक है। नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत जो इस पश्चिमी छोर पर है, ठीक है, इसकी भी वो हाइट देखेंगे तो क्या कहते हैं लगभग 8000 मीटर की है। आप ऐसे ध्यान देंगे तो जैसे ही हम नंगा पर्वत के बारे में बात करें तो एवरेज हाइट उसकी लगभग मतलब नंगा पर्वत जो है उसकी ऊंचाई लगभग 8000 मीटर तक है, ये ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट जो है इसकी पहली बार खोज कब हुई? 1841 में हुई। उस समय के जो सर्वेयर थे, नाम था जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ना। जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने जो है वो खोज करी थी सबसे पहले एवरेस्ट पर्वत की, इसीलिए एवरेस्ट पर्वत का नाम भी एवरेस्ट रखा गया। ठीक है। और एवरेस्ट पर्वत को जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में भी स्थापित किया गया ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी खोज 1841 में हुई। किसने करी है? जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने करी है। ये फैक्ट 3 आप याद रखेंगे ना। ये एवरेस्ट की वो जगह है जहाँ पर लोग जाते हैं तो अपने देश का झंडा वंडा लेके जाते हैं, वहाँ पर बांध के आते हैं ना, मेमोरी की तरह। तो ये वो जगह है जहाँ पर जो यात्री हैं वो जाते हैं। हिमालय को मतलब महान हिमालय को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे सागरमाथा नेपाल में, महान हिमालय को ही नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा के नाम से जानते हैं। चोमोलुंगमा बोलते हैं कहाँ पर? चाइना में। चाइना में इसे या तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? चोमोलुंगमा। और सागरमाथा कहाँ पर जानते हैं? तो सागरमाथा जानते हैं कहाँ पर? नेपाल में। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है सागरमाथा का मतलब क्या है? तो आकाश की देवी कहा जाता है। चोमोलुंगमा का मतलब होता है विश्व की माता। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं अलग अलग रीजन में ग्रेटर हिमालय का अलग अलग नाम है। सागरमाथा नेपाल में, चोमोलुंगमा जो है वो चीन या तिब्बत में। ठीक है। ये वही बहुत सारी रेंजेस हैं। अब थोड़े से आप परिचित हो गए होंगे, जैसे कि कुछ चीज़ों से आपको नंगा पर्वत जाना पहचाना लग रहा होगा, गसेर ब्रह्म आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। ठीक है। गसेर ब्रह्म की 2 चोटियां हैं, 1 और 2, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपने धौलागिरी अभी पढ़ा था, अन्नपूर्णा पढ़ा था, मकालू पढ़ा था, मनसालू पढ़ा था। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पढ़ा था। ये सब चोटियाँ कहाँ पे आपको मिल रही थी? आपको नेपाल में मिल रही थी। अभी थोड़ी और आगे जा कर के कंचनजंगा आपको सिक्किम में मिल रही थी। ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने दाफला अबोर मिरी मिस्मी के बारे में भी, दाफला मिरी अबोर मिस्मी के बारे में भी बात करी। बस थोड़े से इनसे जान पहचान बना के रखिए, आगे चल करके याद होते जाएंगे। तो इस तरीके से हिमालय, महान हिमालय के बारे में जो ज़रूरी बातें थी वो आपने जानी। महान हिमालय का अगर रिवीजन करें तो महान हिमालय 2400 किलोमीटर फैला वेस्ट टू ईस्ट जो है वो अर्धचंद्राकार आकार का है। ठीक है। नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक फैला हुआ है। अगर देखें तो पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा और पूरब में जो है इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है। अगर हम लोग हिमाद्री के बारे में पढ़ें तो इसे सागरमाथा भी कहते हैं, इसे चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी ऊंची चोटियाँ जो हैं वो इसी में अवस्थित हैं। इसका विस्तार जो है वो भारत के साथ साथ नेपाल में, और नेपाल के बाद जो है सिक्किम और भूटान वाले क्षेत्र में, ठीक है, आगे अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको महान हिमालय के बारे में जाननी थी आपने जाना। लघु हिमालय मतलब कि हम लोग मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, लघु का मतलब सबसे छोटा नहीं है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लघु को शिवालिक मान लेते हैं। लघु या मिडिल हिमालय जो है वो बीच वाला हिमालय है, जो कि हिमाद्री के नीचे है। ठीक है। मध्य हिमालय जिसे हम लोग निम्न हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, लघु हिमालय भी कहते हैं। ये इसके उत्तर में कौन है? इसके उत्तर में महान हिमालय है, और इसके दक्षिण में कौन है? शिवालिक है। मतलब कि ये और ये शिवालिक, तो ये बीच में जो फैला हुआ है यही क्या है? ये है मध्य हिमालय। ठीक है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मिडिल हिमालय क्या है? तो मिडिल हिमालय मतलब कि हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्रांस हिमालय। जैसे ये ट्रांस हिमालय ये हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं ग्रेटर, ऐसे ही समझ लो ना भाई, ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद शिवालिक है, और यहाँ पर जो बीच में है वो मध्य हिमालय है। ठीक है। ये पर्वतमाला जो है लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी है और लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। मतलब कि हिमालय के ही पैरेलल फैली हुई है। ठीक
ठीक है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई, जैसे कि ग्रेटर हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी थी, 6000 मीटर थी, वैसे अगर मध्य हिमालय की पूछ ले तो 3500 से 4500 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है। बहुत सारी इस पे चोटियां हैं, जैसे महान हिमालय पर हैं, तो इसकी जो चोटियां हैं उसकी हाइट एवरेज कितनी है, 5050 मीटर लगभग है। ठीक है, ये पूरी रेंज है। ठीक है, विस्तृत है पूरा पैरेलली। और कुछ क्या कहते हैं, इनसे तो अब थोड़ा बहुत परिचय आपका हो ही गया होगा। जो ये वलय हम आपको बता चुके हैं कि कैसा उसका ढाल है, मतलब भारत की तरफ तीव्र है और उधर मृदु ढाल है। ठीक है, उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो मध्य हिमालय का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, जैसे मसूरी, जैसे नाग टिब्बा पर्वतमाला। ठीक है, और दक्षिणी नेपाल में भारत लेक मसूरी पर्वतमाला का विस्तार है ना। इस लाइन को आप चाहें तो इग्नोर करें। आप ये देखें कि उत्तराखंड में अगर पूछे कि जैसे ऐसे पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सी रेंज है, कौन सी पर्वतमाला है, या कौन सी पर्वत हैं, ऐसे पर्वत रेंजेस हैं या माउंटेन पीक्स पूछ लेगा कि वो मध्य हिमालय का भाग है। तो अभी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मसूरी और नाग टिब्बा जैसे जो रेंजेस हैं वो किस में हैं, वो मध्य हिमालय में ही हैं और उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये आपको 4 याद करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में दाफला मिरी होगा, मिरी, अबोर और मिसमी। दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी ना, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फैले हुए मध्य हिमालय के ही भाग हैं। ठीक है, और वैसे आगे चल करके हम लोग और पढ़ेंगे, जब ये सेलेस्टिकल बेंड लेता है तो कुछ और पहाड़ियों के नाम आपको समझ में आ रहे हैं। पटकाई बूम जैसे है, नागा है, मणिपुर है, मीजो हिल्स है। ठीक है, लेकिन ये सब पूर्वांचल पहाड़ी के भाग हैं ना, ये मध्य के नहीं। ये वाले मध्य के 4 हैं, दाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। ठीक है, वैसे पर्वत क्या कहते हैं, ये हिमालय का भाग नहीं है, अलग से सर्कल बनाया गया। देखो लिखा भी है कि ये पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है। ये कुछ गारो खासी जयंती आपने सुना होगा, यहाँ पे इन्हीं नाम की जनजाति भी रहती है। हालांकि अभी नहीं याद करना। आप मिडिल हिमालय में जब आए हैं तो मिडिल हिमालय में दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी करके अरुणाचल प्रदेश में 4 वो हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं या चोटियाँ हैं, और इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर के क्रम में विस्तृत वो लगाने के लिए आपसे प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो मध्य हिमालय है या मिडिल हिमालय है वो ज़्यादा सुलभ है, यहाँ पर यात्री आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, जैसे शिमला हो गया, मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, दार्जिलिंग हो गया ना, आदि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लोग यहीं पर जाते हैं। कई बार तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि टूरिस्ट प्लेस निम्नलिखित में से किस रेंज में पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेट हिमालय है ना, वहाँ पर पहुँच बहुत सुलभ नहीं है, सामान्यतः जल्दी वहाँ पर एक व्यक्ति नहीं पहुँच सकता है। लेकिन ये सब यहाँ पर आसानी से टूरिज्म डेवलप्ड है और यहाँ पर लोग जाते हैं और घूमते हैं। ठीक है, तो कई बार आप में से भी तो बहुत से लोग जैसे शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल ना आदि गए होंगे। नैनीताल तो मतलब यूजुअली ये मैंने कहा कि दूसरे की फ़ोटो लगाने से क्या ही, अभी हम लोग गए थे घूमने तो नैनीताल की ये यही नैनीताल है, मतलब वो लेक है जहाँ पर आप जा करके क्या बोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और नैनीताल का गाना भी है इसका, वो तालों में नैनीताल वाला। तो ये नैनीताल जो है यही है जो क्या कहते हैं जिसमें बोटिंग वोटिंग की जाती है, इसी के लिए ये फेमस है, टूरिस्ट प्लेस है ना। और किस हिमालय में पड़ता है, मध्य हिमालय में पड़ता है। ठीक है, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में कश्मीर की प्रसिद्ध कांगड़ा घाटी, ठीक है, कुल्लू, काठमांडू और पोखरा भी शामिल है ना। ये बहुत ज़रूरी है, आप इन्हें नोट भी करें कि इसके साथ साथ कुछ घाटियाँ भी हैं ना। कुल्लू घाटी हो गई, कांगड़ा घाटी हो गई, काठमांडू वैली हो गई, पोखरा वैली हो गई। तो जैसे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस थे वैसे ही कुछ वैलीज़ भी हैं जो मध्य हिमालय में ही आती हैं। ठीक है, राइट। कुछ यहाँ पे ज़रूरी चीज़ है जिसे आपको समझना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं और वो मध्य हिमालय में ही पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मध्य हिमालय का जो भाग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है ये पीर पंजाल श्रेणी है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसे, अगर आप देखेंगे ना तो ये कुछ ऐसे विस्तृत हैं और ये पूरा का पूरा हिमालय जहाँ 2400 किलोमीटर तक है वहाँ तक फैली हुई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये जो मध्य हिमालय का भाग है ये पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यही हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इसी का एक्सटेंशन जो है पीर पंजाल का धौलाधार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में मसूरी और नाग टिब्बा श्रेणियाँ हैं और नेपाल में महाभारत श्रेणी है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। जो अभी पढ़ा था वही चीज़ें हैं, बस मान लीजिए ये ग्रेटर हिमालय है तो इसके बाद ये जो एक्सटेंशन है
और यही एक्सटेंशन मध्य हिमालय का है, जो अगर जम्मू कश्मीर और हिमाचल में देखा जाए तो एक आपका पीर पंजाल श्रेणी हो गया। पीर पंजाल के बाद हिमाचल प्रदेश से ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए क्या कहते हैं धौलाधार है। फिर उत्तराखंड में कौन सा है आपका वो मसूरी श्रेणी और नाग टिब्बा है। उसके बाद नेपाल में जो है महाभारता श्रेणी है। अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी ना, इसको डीएम एएम करके लोग याद कर लेते हैं। अग्री। तो ये सब पार्ट हैं किसके, मध्य हिमालय के। आपसे यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि धौलाधार किस हिमालय का भाग है या धौलाधार श्रेणी किस राज्य में फैली हुई है ना, तो उनसे भी प्रश्न बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय ये हो गया, उसके बाद ग्रेट हिमालय के बाद ये बच्चे, यही तो बता रहे थे, पीर पंजाल श्रेणी हो गई जो कि कहाँ, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। फिर धौलाधार कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और अगर उसके बाद देखा जाए तो मसूरी आपको कहाँ मिल जा रही है, मसूरी और नाग टिब्बा ये मिल जा रही है कहाँ पे, उत्तराखंड में। फिर ये महाभारता रेंज कहाँ मिल जा रही है, नेपाल में। और फिर दाफला, अबोर, मिरी, मिसमी, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगी ना। मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किसकी हम बात कर रहे हैं। उसी के आगे देखो, उसके आगे अगर हम लोग पढ़ें तो ये आपके लिए इमेज है, दाफला ये मिरी है और ये अबोर है, ये मिसमी है, जिसको हम लोग DMAM पढ़ते हैं, राइट। तो ये मध्य हिमालय का भाग है। इसको आप पहले ही बता चुके हैं, ये पूर्वांचल की पहाड़ी है और ये जो है प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, गारो खासी जयंतियाँ। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगर हम लोग आए पीर पंजाल श्रेणी पर, मतलब कि जो कि मध्य हिमालय की पहली श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी में, तो ये कहाँ पर फैली हुई है भैया, पहली बात तो याद रखना कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। ठीक है, अगर इसको लोकेट करें नदियों से तो ये झेलम नदी से ब्यास के ऊपरी सतह तक, मतलब कि अगर इमेज में दिखाया जाए तो ये जैसे मान लीजिए ये झेलम नदी है और यहाँ पर ये ब्यास नदी है, तो यहाँ से लेकर के ये कुछ ऐसे फैली हुई है, झेलम नदी से लेकर के ब्यास के ऊपरी भाग तक ना। यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि झेलम नदी से ऊपरी ब्यास नदी मनाली के पास तक ये लगभग 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैली हुई है। ठीक है, फिर आगे स्टेटमेंट दे रहा है किशनगंगा, झेलम और चिनाब नदियाँ इस पर्वतमाला से होकर के गुजरती हैं। किशनगंगा, झेलम और चिनाब ना, ये नदियाँ किस पर्वतमाला से होकर गुजरती हैं, उस पर्वतमाला का नाम क्या है, पीर पंजाल। ध्यान रखिएगा, अगर कभी एक स्टेटमेंट बना दे कि किशनगंगा, झेलम, चिनाब, राबी, बियास, ऐसे करके 4 स्टेटमेंट दे दे और बोले कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पीर पंजाल श्रेणी से होकर के गुजरती हैं, तो भैया राबी और बियास नहीं गुजर रही, किशनगंगा, झेलम और चिनाब गुजर रही। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, डन। ये पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, और ये कुछ मैंने लोकेट कर दिया नदियों के हिसाब से। दूसरी रेंज हमारे पास आती है मध्य हिमालय की, कौन सी रेंज होती है, धौलाधार रेंज होती है। धौलाधार रेंज के बारे में बात किया जाए तो रावी नदी के दक्षिण पूर्व में पीर पंजाल धौलाधार श्रेणी के रूप में आगे बढ़ती है। देखो यही पीर पंजाल ही है, लेकिन ये आगे फिर धौलाधार के रूप में बढ़ रही है, यही कहा जा रहा है। ठीक है, और डलहौजी और धर्मशाला से होकर के हनुमान टिब्बा पर समाप्त होती है। मतलब कि डलहौजी और धर्मशाला मतलब वही दलाई लामा जी जहाँ से अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं ना, अस्थाई गवर्नमेंट चला रहे हैं। मतलब धर्मशाला तिब्बत, आप वहाँ जाएंगे तो आपको बुद्धिज़्म दिखेगा ना, तिब्बतिन बहुत सारे मॉन्क्स वहाँ पे दिखेंगे। तो ये जो धर्मशाला और डलहौजी है ना, ये किस वाली श्रेणी से संबंधित है मध्य हिमालय के, तो भैया ये धौलाधार श्रेणी से संबंधित है। पीर पंजाल से जो 3 नदियाँ संबंधित ही ध्यान रखिएगा, और धौलाधार से जो है वो कौन कौन सी 2 जगह हैं जो संबंधित है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस तरह से ये धौलाधार श्रेणी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद ये बढ़िया बढ़िया इमेज आपके लिए लाई गई है, आप कभी घूमने जाएं तो ऐसा आप सोच के जाएं कि ऐसा ही घूमेंगे। तो इस तरह से धौलाधार आपने देख लिया। उसके बाद आपको महाभारता रेंज मतलब वो नेपाल में है, तो उसको बहुत पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। और दाफला, अबोर, मिरी, मिसमी का एक्सटेंशन पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है, या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है, या नॉर्थ टू साउथ कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने आपको पहले से लोकेट करवा दी हैं। इस तरीके से हम लोगों ने एक टॉपिक और कंप्लीट किया हिमालय से संबंधित, मतलब कि पर्वतों से संबंधित, वो था ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय। कल हम लोग पूर्वांचल और शिवालिक हिमालय के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद ठीक है आगे की क्लासेस में आगे बढ़ते रहेंगे ना। थोड़ा सा मतलब ऐसे चल रहे हैं कि इसके बाद आपको ज्योग्राफी दोबारा नहीं पढ़नी पड़े, कंप्लीट डिटेल में चल रहे हैं। भले ही थोड़ा सा कंटेंट हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद बहुत होगा अगर आप इसको पूरा फॉलो करते रहेंगे। तो हमेशा की तरह जैसे वादे के मुताबिक हम लोग जो पढ़ते हैं उसी के क्वेश्चन भी लगाते हैं 8-10। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस पर बात करते हैं। आज के क्वेश्चंस जो है
सॉल्व करेंगे। इससे पहले ना एक बढ़िया सा बात, मतलब आपको जो सजेशन देना हो हम लोग को, या अगर आपको कोई कमेंट करके बताना हो कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने तरफ से अपनी राय जो है वो ज़रूर कमेंट में दे दिया करिए। ये एक तरह से बूस्ट करता है ना हम लोग को काम करने के लिए और मुझे भी पढ़ाने के लिए, ताकि आपको लगातार जो है ऐसे कंटेंट दिए जाते रहें। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेटर हिमालय। महान हिमालय के बारे में पूछ रहा है। नंबर 1, ग्रेटर हिमालयाज जो है एक्सटेंड करता है, मतलब फैला हुआ है नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक फैला हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्स लाइक लाइमस्टोन। इस श्रेणी में चूना पत्थर जैसे रूपांतरित तलछट शामिल है। बताया था ना, ग्रेनाइट, नीस और लाइमस्टोन ना, ये तीनों उपस्थित है। तो इसका मतलब है दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा दे रहा है नंगा पर्वत इज लोकेटेड नियर द सिंटैक्सियल बेंड इन द नॉर्थ ईस्ट। भैया नॉर्थ ईस्ट तो ये वाला है ना, और नंगा पर्वत तो यहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है। तीसरा हो गया गलत, 1 और 2 सही। पूछ क्या रहा है करेक्ट, 1 और 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। नंबर 1, जो हिमाद्री है, मतलब जो महान हिमालय है, प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल क्रिस्टलाइन इंक्लूडिंग ग्रेनाइट्स एंड जेनेसिस या नीस ना। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है, जिसमें ऊपर लाइमस्टोन भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है पहला वाला ये करेक्ट है स्टेटमेंट। द फोल्ड्स ऑफ द हिमाद्रीज आर सिमेट्रिकल। ध्यान रखो, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है बच्चे, एकदम बराबर, दोनों तरफ की ढाल बराबर हो। असिमेट्रिकल का मतलब क्या है, एक तरफ तीव्र हो और दूसरी तरफ ढाल ऐसी हो। तो हमारा हिमालय तो ऐसा है ना, सिमेट्रिकल नहीं असिमेट्रिकल है। ठीक है ना, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हिमाद्री की तह सममित है, जिसके परिणाम स्वरूप एक खड़ी उत्तरी ढलान, नहीं सममित नहीं है भैया, असिमेट्रिकल होता तो सही हो जाता, क्योंकि ये विशेषता जो है असिमेट्रिकल है। एक तरफ स्टीप नॉर्थ में नॉर्थ स्लोप एंड अ जेंटल साउथ स्लोप। नहीं गलत है, जेंटल थोड़ी है भाई, साउथ स्लोप हमारा स्टीप है, नॉर्थ स्लोप जेंटल है, और ये सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। माउंट एवरेस्ट वॉज फर्स्ट लोकेटेड बाई जॉर्ज एवरेस्ट इन इतना, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। 1 और 3 सही होगा, 2 गलत होंगे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 सही है। कौन सा, ए। तीसरा क्वेश्चन है मध्य हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब अब हम मिडिल हिमालय के बारे में बात करेंगे। दे लाई बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड शिवालिक, बिल्कुल सही है। हिमालय महान हिमालय और शिवालिक के बीच में पाया जाता है। दूसरा है द फेमस हिल रिजॉर्ट्स लाइक शिमला, दार्जिलिंग आर लोकेटेड इन द मिडिल हिमालयाज। बताया था ना, रानी खेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया ना, ये सब इसी में है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द एलिवेशन ऑफ द मिडिल हिमालय 3500 से 45, बिल्कुल। ग्रेटर हिमालय होता तो 6000, ये 3500 से 45। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछ क्या रहा है, करेक्ट ही पूछ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब है 1 2 3 तीनों सही होंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, कौन सा कथन सही है बताना है। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक इन द ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालय में कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है। नहीं, हाईएस्ट पीक तो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी, फिर कंचनजंगा, मतलब ये एक तो नहीं है, हाईएस्ट तो नहीं है, सेकंड या थर्ड हाईएस्ट शायद होनी चाहिए। तो हालांकि पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, द ग्रेटर हिमालयाज आर नैरोअर इन द ईस्ट, ईस्ट में पतले हैं और वाइडर इन द वेस्ट। दूसरा स्टेटमेंट सही है और ओनली 2 इज करेक्ट, केवल 2 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मध्य हिमालय मतलब मिडिल ना, हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारता और दाफला, मिरियाबुर, मिसमी के बारे में बात कर रहे थे। नेपाल में महाभारत मध्य हिमालय का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। मध्य हिमालय महान हिमालय की तुलना में अधिक सुगम है, मतलब वहाँ आसानी से पहुँच सकते हो। अरे अभी बताया तो इजीली एक्सेसिबल है, आप खुद जाकर के वहाँ पे नैनीताल में घूम सकते हैं। हमने फ़ोटो दिखाई थी ना, हम लोग गए थे वहाँ, वहीं पे घूम करके जो है फ़ोटो खिंचवा के आए। तो इस तरह से मतलब कि एक सही है और दूसरा भी सही है। इसका मतलब है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों के दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कट थ्रू दी पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज से होकर के कौन कौन सी रिवर आती है बच्चे। चेनाब आती है, पढ़ा था। किशन गंगा आती है, पढ़ा था। झेलम आती है, पढ़ा था। राबी बियास नहीं आती, बताया था। तो राबी बियास नहीं है तो दूसरा काटो ना भाई, बच जाएगा कौन सा, 1 और 3 और 4, 1 3 और 4। ठीक, अगला क्वेश्चन है धौलाधार पर्वत
माला के बारे में बताना है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। यह पीर पंजाल पर्वतमाला का विस्तार है, बिल्कुल पीर पंजाल ही आगे धौलाधार के रूप में विस्तृत है। यह डलहौजी और धर्मशाला से होकर के गुजरती है। दोनों स्टेटमेंट जस के तस पढ़े थे और वही आए हुए हैं। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट होंगे, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित है? नेपाल की बात कर रहा है। नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कामेत। कामेत तो उत्तराखंड में है, कामेत उत्तराखंड में है। 3 को गलत करो, 3 को गलत करो, उत्तर मिल चुका है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मनसालू, एवरेस्ट, ये सब कहाँ है? ये नेपाल में है। ठीक है, कामेत कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। चलो, तो इस तरीके से आज जितने क्वेश्चन लेक्चर के थे वो हमने आपको बताए। आप भी ना अपने घर पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, या आपके पास किताब है तो वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं, तो चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, आपको समझ में भी आएगा। हालांकि पर्याप्त जितनी चीज़ें देनी चाहिए वो हम लोग नोट्स में दे रहे हैं। कंटेंट पर्याप्त है, इतना भी पढ़ लोगे तो आपका जीवन ठीक ठाक चलेगा, परीक्षाओं में समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, ये एक फ्री बैच है, आप सभी लोग जानते हैं, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो इसके लिए ज़रूरतमंद है या इसे पढ़ करके उनको बेनिफिट होगा। साथ में अगर क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम लोग का भी ये मेहनत काम का रह जाएगा। और ज़रूर अपनी राय दिया करिए, क्या अच्छा किया जा सकता है, अगर आपको ऐसा लगे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो। रही बात, आप YouTube पे इस वीडियो को देख ही रहे हैं तो TCS पाठशाला YouTube चैनल है, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी TCS पाठशाला सर्च करके कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस PDF को लेना है, जो PDF हम लोग लगातार आपको दे रहे हैं, जिससे पढ़ा रहे हैं, इस PDF को अगर आपको लेना है तो आप एक पेड ग्रुप में जुड़ेंगे ना, जिसकी बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट है, जिसमें और सारे फीचर्स भी हैं जो आपके लिए दिए जाते हैं। आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, ताकि आपको तरीका पता लग जाएगा कैसे PDF आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। कल हम लोग मिलेंगे इसके आगे शिवालिक और पूर्वांचल पहाड़ियों के लेक्चर को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।